करो भाई शुरू, पता नहीं लेक्चर नंबर कौन सा है, चले खैर है। आवाज आ रही है भाई? तस्वीर तो आ रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, इसमें बस एक एडजस्टमेंट थी, जो किसका पेबल टू गवर्नमेंट मैच कर गया था, हाथ खड़ा करें। पेबल टू गवर्नमेंट मैच कर गया था, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये देखें, गुड्स हमने सप्लाई की हैं, सेल में शामिल है ऐसी सेल जो हमने सप्लाई की है अगेंस्ट विच एडवांस हैड बीन रिसीव्ड इन जून। सेल में ऐसी सेल शामिल है जिसका एडवांस जून में आ गया था। भाई अगर एडवांस जून में आया था तो हम तो खड़े हैं अगस्त में, वो तो एडवांस जून में आया था, हम खड़े हैं अगस्त के अंदर। तो बोलें जी अगर एडवांस जून में आया था तो अब क्यों सेल में डाला होगा हमने? डिलीवर हुई होंगी। सोचें जरा, एडवांस आया किसी, सर आसिफ ने होंडा को पैसे दे दिए जून में, भाईजान गाड़ी दो, होंडा ने अगस्त में सेल रिकॉर्ड कर दी, क्या वजह बनी होगी? होंडा ने अगस्त में सेल रिकॉर्ड कर दी, डिलीवरी होगी ना। तो अब बताएं जी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन हमारे सेल में डालने की? सेल इंक्लूड सेल, सेल में डालने की वजह क्या होगी? अच्छा, सेल रिकॉर्ड कब होनी चाहिए? जब डिलीवर होती है और डली भी अगस्त की सेल में हुई है, कुछ करने की जरूरत है? सोल्यूशन में इग्नोर ही किया हुआ था ना ये पॉइंट। हाँ सही है, डन। ये कितने लोगों का सही हो गया था घर में ही, ये वाला पॉइंट भी? ओके, अच्छा जी यार, ये एक दो लाइनें हैं चैप्टर 23 के स्टार्ट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी की बिल नॉर्मल क्लास में किया था, वर्किंग वन में डाल दिया ना इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट, मशीन का वर्किंग वन में बॉटम में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉप पे आ जाता है। अच्छा यार, नील रिटर्न क्या होती है? ये तो बड़ा सा वैसे चैप्टर 23 का पहला सफा। नील रिटर्न इज रिटर्न इंडिकेटेड नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन। चैप्टर 23 का पहला सफर। नील रिटर्न का मतलब है इस महीने आपने कोई ना सेल किया ना परचेज किया तो नील रिटर्न जमा करवा दें। भाई भी आ गए आप तो माशाल्लाह, आगे पढ़ते हैं फिर हम। अच्छा, चैप्टर 22 में आए, आ जाए भाई, आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी, आपका एहसान आपके घर वाले आप याद रखेंगे। तो अम्मी अब्बू की फिक्र कर लिया करें, मोबाइल छोड़ दें, पढ़ाई करें। बड़ी मेहनत से पाल पोस के आपको बड़ा किया, एक वक्त ये था आपको तो चलना भी नहीं। अच्छा, पेज नंबर 442, और फिर जब आपको दुनिया की आवाज लगी तो ऐसे उसमें गुम हो गए कि याद नहीं था, पढ़ना भी है। कल मैं 4:15 बजे बैठा था पढ़ने, दारी बात है, टीचर को भी पढ़ना पड़ता है, और कोई रात 12:15 हो गए थे, पता नहीं चला। तो 7-8 घंटे बंदा आराम से दे सकता है घर में, तो हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। अच्छा भाई, ये रह गया ना बस मेरे ख्याल से पूरे चैप्टर में, पेज 442 पे। और बोल दे हैं यस बोल रहे हैं, अब सोचे बगैर। अच्छा यार, ये एक रिडंडेंट सी चीज है, अपेरेंटली इस वक्त लॉ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉ मेकर कई दफा लॉ बना जाता है और उसमें इनकंसिस्टेंसी छोड़ जाता है, जो कि अगले साल फिर क्लियर कर देता है। तो कई दफा लॉ में चेंज आती है, उस चेंज की वजह से कुछ चीजों को सही करना भूल जाता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी लॉजिकल सी बात लगेगी, लेकिन थ्योरी की हद तक ना मजबूरन इसको क्रैम कर लें आप। भाई हमारा असूल वही है, सेल का रिकॉर्ड होनी है जब चीजें डिलीवर हो, सेल का रिकॉर्ड होनी है जब चीजें डिलीवर हो। अच्छा, अब ये मैं कह रहा हूं, ये लॉ में गलती है, ये गलती है, ये कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल वाला खराब कर सकती है, इसलिए न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट वही है जो आज के न्यूमेरिकल में रिवाइज कराया। सेल का रिकॉर्ड होनी है, चीजें डिलीवर। लेकिन कहते हैं अगर पार्ट पेमेंट हो रही हो, ये लॉ में गलती रहेगी भी है, अगर पार्ट पेमेंट हो रही हो किसी सेल की मद में, तो इसको आप रिकॉर्ड करो, इट शैल बी रिकॉर्डेड। इसको रिकॉर्ड करो उस महीने के रिटर्न में जिस महीने वो पार्ट पेमेंट आए। मिसाल के तौर पे आपका 10,000 रुपया इधर आया, रिसीव हुआ, फिर 20,000 इधर रिसीव हुआ, फिर आपने इधर चीजें डिलीवर की, तो सेल का रिकॉर्ड होनी है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। लेकिन बोंगी सी मार रहा है, इस वक्त लॉ में ये गलती है। अगर पार्ट पेमेंट हो तो सेल किसी महीने में तब रिकॉर्ड करो इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स मंथ, यानी फॉर अ सेल इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सेल इन अ टैक्स मंथ, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स मंथ इन विच पेमेंट इज रिसीव्ड, इन विच पेमेंट, हालांकि ये लॉ गलत है, मैंने आपको बता दिया, इन विच पेमेंट इज रिसीव्ड। याद करने के लिए ये बात समझनी पड़ेगी, लेकिन उल्टी सी बात है। तो अगर पार्ट पेमेंट हो तो सेल कब बुक करें? जब डिलीवर हो चीजें, या जब पैसे आए? जब पैसे आए। अजीब सी बात है। ओके ओके, आगे जी, पॉइंट बी, दोबारा पढ़ लें इसको, तो रटा दो मारने, तो रटवाने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होनी चाहिए। इफ एनी पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सेल इन अ मंथ, इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सेल इन अ मंथ, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन अ रिटर्न इन विच द पेमेंट इज रिसीव्ड। डन। तो कह रहे हैं इसको कब सेल में डालें? जैसे जैसे पैसे आए, तो इधर भी सेल में डालेंगे, इधर भी सेल में डालेंगे, इधर सेल में नहीं डालेंगे। अगला पॉइंट पढ़ें जी, ये नोट कर लिया आपने, नीचे नोट कर लें।
यार ये पार्ट पेमेंट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे सेल में डालते जाएं, ये गलत बात है, न्यूमेरिकल्स में कभी अप्लाई नहीं करनी। न्यूमेरिकल्स के लिए वही रूल है कि चीज सेल का रिकॉर्ड होनी है जब चीजें डिलीवर हो, बस। अच्छा जी आगे, ये जी जनवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है, चीजें डिलीवर हुई तो एग्जेम्प्ट थी, लेकिन जब कैश आया तो टैक्सेबल थी। मिसाल के तौर पे जनवरी के महीने में हुकूमत ने कहा था होली कुरान एग्जेम्प्ट है, दुकानदार ने होली कुरान बेच दिया, एग्जेम्प्ट था। फरवरी में ग्राहक ने कहा यार पैसे ले लो, वो उधार पे मैंने तुम्हें पता कुरान खरीदा था, तो दुकानदार ने कहा यार अब तो टैक्सेबल हो गया है, सॉरी अब तो हुकूमत ने कह दिया है होली कुरान पे टैक्स लगता है, पिछले साल तक ये पिछले महीने तक एग्जाम था, इस साल तो टैक्सेबल है, इस महीने टैक्सेबल है, तो दुकानदार ने उससे पैसे मांगे, टैक्स मांगा। तो अब लॉ मेकर कह रहे हैं टैक्स कब लगेगा, कहते हैं टैक्स तब लगेगा जब एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी। अगेन ये हमारे बेसिक रूल से हट रहा है, डिलीवरी से हट रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था ये दोनों बातें गलत हैं इस वक्त लॉ में, लेकिन इस वक्त लॉ मेकर ये असल में पुराना लॉ है, पुराने लॉ में कुछ बातें थी इस किस्म की। अब पढ़ लें, अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट है तो उस पे उसे रिटर्न में कब डालो, जब वो एग्जेम्प्ट है या जब उस पे एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई। कोई चीज अगर एग्जेम्प्ट है, अच्छा असल में अगर इधर ही कुरान बेच देते, इधर ही पैसे आ जाते, फिर तो मसला ही ना होता ना, फिर तो मसला ही ना होता। कोई मसला था पड़ सकता है जब बेचा हो आपने एग्जेम्पशन के पीरियड में और पैसे आ जाएं जब चीजें टैक्सेबल हुई, तो इस किस्म का मसला पड़ सकता है। तो उसके लिए उसने क्या किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सेल, देखें इन रिस्पेक्ट ऑफ जहां भी आ जाएगा ना उसे एफ और फॉर कर लिया करें, आसान हो जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पूरी किताब में जहां भी आए उसे एफ और फॉर कर दें पेपर में। फॉर एग्जेम्प्ट सेल, बोले बोले जी, फॉर एग्जेम्प्ट सेल इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न ऑफ अ मंथ। अकाउंटेड फॉर जहां है उसको अपने समझने के लिए रिकॉर्डेड लिख लें बेशक, लेकिन अकाउंटेड फॉर बेहतर है पेपर में लिखाइएगा, पेपर में इसको ना काटिएगा। फॉर एग्जेम्प्ट सेल इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न फॉर द मंथ इन विच द एग्जेम्पशन इज। कब सेल में डालें, जब एग्जेम्पशन थी कब और विड्रॉ कब हुई, फरवरी। अब इनको जरा थ्योरी कहता है, ये अगर टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन आ गई ना 5-7 नंबर की खाली, तो फिर ये 2 पॉइंट्स लिख के आने पड़ेंगे आपको। ये कॉन्सेप्ट शायद मैं इसको गलत ना कहूं, बी शायद पेपर में न्यूमेरिकली आपको टेस्ट हो जाए, बी में चांस है कि न्यूमेरिकली भी टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई चीज बोले 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 जल्दी बोले, जनवरी में एग्जेम्प्ट थी, हमने बेच दी, लेकिन उसके पैसे नहीं आए थे, तो टैक्स कब लगेगा, व्हेन एग्जेम्पशन इज अवेलेबल या व्हेन एग्जेम्पशन इज विथड्रॉन, व्हेन एग्जेम्पशन इज विथड्रॉन। ओके चलें जी नेक्स्ट। ठीक है रोबा, चैप्टर 15 में आए। कल हम रिटर्न, अच्छा एंड पे चैप्टर को याद कराइएगा, फिर एंड पे रिवीजन कर लेंगे क्लास के जो चैप्टर 15 में कल पढ़े। चैप्टर 15 आसान है भाई, साथ साथ याद करें, बड़ा इजी है चीजें, जब साथ साथ जिसने याद नहीं करेंगे उसमें मसला होगा। अच्छा थोड़ा सा और वेट कर लें, पेज 310 पे आ जाएं, थोड़ा और वेट कर लें, स्टूडेंट्स को आने दें, ये किसान सी बात पढ़ लें। बिजनेस बैंक अकाउंट मेरे को समझ ना आई तो मुझे बता दीजिएगा, बिजनेस बैंक अकाउंट किसका होता है, बिजनेसमैन का। किसको बताना है इसने, एफबीआर वालों को मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है, और अगर बिजनेस बैंक अकाउंट ना बताया तो कोई ना कोई सजा मिलेगी। और बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो क्या कहते हैं, अगर आपने चेंज किया तो कोई सर्टिफिकेट दोबारा जमा करवा दें, यार बता दें कि मैंने बिजनेस बैंक अकाउंट चेंज कर लिया, ये सारी बातें लिखी हैं। एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है, बार बार आता है डिक्लेयर, बताएगा। एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू कमिश्नर द बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाइड, क्या मतलब ओरिजिनल और मॉडिफाइड फॉर्म, चेंज भी तो कर सकते हैं बाद में बिजनेस बैंक अकाउंट। तो ओरिजिनल अगर कोई बैंक पहली दफा आपने बैंक अकाउंट खुलवाया वो भी बता दें उन्हें, और बाद में अगर खुलवाया तो वो भी बता दें। अच्छा ये सेक्शन इस साल आया है 114, पहले नहीं था लॉ में। बिजनेस बैंक अकाउंट क्या होता है, मींस द बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और किसको डिक्लेयर किया हुआ है आपने, कमिश्नर को, थ्रू ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मॉडिफाइड। Only businesses that is sole proprietor, that is AOP and that is are required to declare to board। इन्होंने बोर्ड को बताना है, लेकिन कैसे बताना है, कमिश्नर को बताना है। हाँ ठीक है, कमिश्नर को लिखा हुआ है, बोर्ड को लिखा हुआ है, ये तो समझने के लिए बस लिख रहा हूं। डिक्लेयर टू बोर्ड थ्रू FBR ई पोर्टल। आपने किसके जरिए बताना है उनको, कोई सफा लेके नहीं जाना। ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म आप जमा करवा दें FBR के ई पोर्टल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर, और अगर बाद में चेंज करा लिया आपने बैंक किसी और बैंक में पैसे, तो फिर मॉडिफाइड डिसीजन फॉर्म जमा करवा दें। नोट
सिर्फ 30 सितंबर 21 आखिरी तारीख थी जब तक पाकिस्तान के सारे लोगों ने ये बताना था कि बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा है। अब 30 सितंबर 21 के बाद अगर कोई बताएगा तो वो फिर गड़बड़ है। लास्ट डेट टू डिक्लेयर बिजनेस बैंक अकाउंट इज 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर के बाद भी बताएगा तो हुकूमत ले तो लेगी बैंक अकाउंट उसका, लेकिन कोई ना कोई शायद पनिशमेंट दे। लीगल इंप्लीकेशन फॉर नॉट डिक्लेयरिंग बैंक अकाउंट बताएं जी। लीगल इंप्लीकेशन फॉर नॉट डिक्लेयरिंग बैंक अकाउंट, अगर आपने बैंक अकाउंट ना बनाया अब आप वापस आ गए हैं इनकम टैक्स में, इनपुट आउटपुट की बात ना कीजिएगा, तो अब आपके बिजनेस के खर्चे नॉट अलाउड हो जाएंगे। An expense incurred for business purpose shall be inadmissible while computing income from business under section 21। तो असल अंदर की बात यह कि उस बैंक से जितने भी खर्चे पे करेंगे ना आप, वो डिसअलाउ हो जाएंगे। उस बैंक से जितने भी खर्चे, चाहे चेक से ही पे करें, चाहे जैसे मर्जी पे करें। अब लिख लें, उस बैंक से अब जितनी पेमेंट्स चाहे चेक से ही हो नॉट अलाउड हो जाएंगी। अब उस बैंक से जितनी पेमेंट्स चाहे चेक से ही हो नॉट अलाउड हो जाएंगी। चलिए, बड़ा मजे का चैप्टर है ये, इसमें आसान आसान सी बातें हैं। अगली बात जी, सेक्शन 115 बाकी शुरू पर ला दो। अच्छा, बोले बेवा, यतीम, और तीसरा बोले माजूर, और चौथा बोले नॉन रेजिडेंट। बेवा, यतीम, माजूर और यतीम ऐसा जिसकी उम्र 25 साल से कम है। यतीम ऐसा जिसकी उम्र 25 साल से, इन चार लोगों को रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। इन चार लोगों को रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 4 लाख से ऊपर कमा रहे हैं ना, फिर रिटर्न जमा कराएंगे, फिर कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो कब जमा नहीं कराएंगे ये अब जरा समझ रहे हैं आपने। एक 4 लाख से ऊपर तो याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान में किसी को रिलैक्सेशन नहीं है। जो 4 लाख से ऊपर कमा ले, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। ठीक है। अब वो इमरान खान की पिछली बीवी कौन थी? रेहाम खान। अब अगर 4 लाख से ज्यादा कमा रही हो, मैं तो बेवा हूं, मैं तो बेवा हो गई हूं, मैं नहीं रिटर्न जमा कराऊंगी, तो एफबीआई वाले कहेंगे तू लाखों कमा रही है, करोड़ों कमा रही है, तूने तो रिटर्न जमा। समझ आ गई बात? मिसाल से समझ आ जाती है। अच्छा, तो व्हाई शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न? मेरे ख्याल से शायद 4 लाख ज्यादा कमाई लेती हो मेरे ख्याल से। वो वीडियो भी नहीं है, भाई करें शादी होगी है इनकी। अच्छा, ओ सॉरी, बेवा नहीं है। ठीक है, कोई और मिसाल ले लें, कोई और मिसाल ले लें। सही कह रहे हैं बिल्कुल। बेवा की कोई मिसाल दे दें। किसी औरत का शौहर नहीं फौत हुआ, किसी मशहूर औरत का शौहर नहीं फौत हुआ दुनिया में। अच्छा चलो छोड़ो। फॉलोइंग पर्सन्स विडो, सही कह रहे हैं आप। एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ, ऐसा यतीम जिसकी उम्र 25 साल से, अ डिसेबल्ड पर्सन। और यार अगर ये ना इन 4 में से किसी एक में फॉल कर रहे हैं तो फिर इन्होंने रिटर्न जमा नहीं करानी। ये 4 पॉइंट्स कल पढ़े थे ना, इस्लामाबाद वाला पॉइंट है पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ। और दूसरा कौन सा पॉइंट है यार? रेटिंग एरिया वाला। और तीसरा कौन सा पॉइंट है? रेटिंग एरिया वाला और गाड़ी वाला। चौथा कौन सा पॉइंट है? गाड़ी वाला। ये 100% मैंने कॉपी पेस्ट किया उधर से, कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया हुआ है। अगर इन लोगों ने उन 4 पॉइंट्स की वजह से रिटर्न जमा करानी हुई ना, तो फिर ये जमा ना करवाएं। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई और वजह बनी ना तो फिर जमा करवाएंगे। अब ये सारी बातें ऐसे समझ नहीं आई। सबसे पहली बेवा का नाम बताएं। मिस सलमा, बेवा हो गई है, शोहर उसका फौत हो गया, उसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शेयर किया। कहती है मेरी इनकम 7 लाख है। बात खत्म, बस आगे सवाल ही ना पड़े। शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। 4 लाख से ऊपर वाले को तो याद रखिएगा पाकिस्तान में सिरे से रिलैक्सेशन नहीं है। शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। बाजी, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। आपका शोहर अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन एफबीआर में आप जाएं बस। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ। आगे उसने बताया मेरे पास गाड़ी है। भाईजान गाड़ी की बुनियाद पर डिसीजन ना लेना। डिसीजन किस बुनियाद पे लीजिएगा? बस 4 लाख से ज्यादा है तो डिसीजन, ये डिसीजन की बेसिस है। तो शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। आगे रीजन हम लिख देते हैं एज इनकम ग्रेटर देन 4 लाख। ये वजह है, गाड़ी गुड़ी वजह नहीं है। डिसीजन किस बुनियाद पे किया आपने? जो बंदा भी 4 लाख से ज्यादा कमाए एफबीआई जाए, बस बात खत्म। दूसरी बेवा का नाम बताएं। ताहिरा बाजी, कभी शोहर फौत हो गया, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। टैक्सेबल इनकम इनकी 2 लाख है, गाड़ी इनकी 1300 सीसी है। भाईजान 4 लाख वाली रिलैक्सेशन तो इनको मिल गई। अब 115 कह रहे हैं अगर बेवा से गाड़ी की वजह से रिटर्न मांगनी हो तो ना मांगना। अगर बेवा से गाड़ी की वजह से रिटर्न मांगनी हो तो ना मांगना। इससे किस वजह से आपका दिल चाह रहा था रिटर्न मांगे? गाड़ी के शोहर की गाड़ी थी, अपने नाम इसने करवा ली, बस इसको भी इसके पास अब गाड़ी है, तो गाड़ी की वजह से इससे रिटर्न आपने। कुछ समझ आई बात की? नहीं। तीसरी मिसाल से ज्यादा समझ आएगी। इरम बाजी हैं, उन्होंने ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया। उन्होंने कहा मेरी इनकम 2,80,000 है और मैं बेवा हो गई हूं, मैंने सीए किया हुआ। शी इज द रेजिडेंट सीए। कमाल है, हाथ दो भी, इसके शोहर फौत हो गए, कमाल है जी। अच्छा, शी इज रेजिडेंट सीए। भाई आप जरा सोच के बताएं, इन 4 पॉइंट्स में तो रेजिडेंट सीए नहीं आ रहा। उधर से सिर्फ 4 पॉइंट उठाए हैं, सारे नहीं उठाए हमने। अच्छा, आप बता दें ये जो तीसरी औरत है
ये जो तीसरी वाली औरत है भाईजान, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ 4 लोगों को इन सूरतों में रिलैक्सेशन है, इसके अलावा ये 4 लोग अगर किसी पॉइंट में ट्रैप हो गए, दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। अब जो तीसरी वाली औरत है उसकी मैं बात करने लगा हूं। वो 4 लाख कमा रही है, नहीं जी, पहला ट्रैप तो आपने ये लगाया करना है। वो 4 लाख कमा रही है, सबसे पहला ट्रैप। ये तीसरी वाली औरत, वो मेरे ख्याल से सवाल में क्या लिखा है, कितना कमा रही है? 2,80,000 कमा रही है। और दूसरी बात लिखी हुई है वो उसने सीए किया हुआ है, तो 4 लाख कमा रही है, नहीं, यहां से बच गई। लेकिन विडो है, विडो को छूट सिर्फ कब अवेलेबल है? इन 4 सूरतों में। लेकिन वो इन 4 कैटेगरीज में नहीं गिर रही। शी इज अ रेजिडेंट सीए, शी मे बी अ डॉक्टर, शी मे बी हैविंग एनटीएन, हो सकता है उसने फैक्ट्री खोली हो, उसका बिजली का बिल 5 लाख से ज्यादा हो। शी विल फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम इन दीज केसेस, बट इन दीज केसेस शी विल। आई होप मेरे ख्याल से शायद बात क्लियर हो गई हो ये तीनों मिसालों से। अच्छा, पहली वाली कौन थी? पहली वाली का जरा देखें, पहली की इनकम। अच्छा, आप ऊपर से चलें, 7 लाख इधर ही फंस गई, शी विल फाइल अ रिटर्न। दूसरी वाली ताहिरानी, यार हाथ दोगी तो ना, इथे आओ तुसी। हाँ, दूसरी वाली की इनकम 2 लाख, यहां नहीं फंसी, इसके मुताबिक इनकम नहीं जमा करानी। आगे यार, गाड़ी, इस 4 लोगों को रिलैक्सेशन है, ऐसी इसको आप कह रहे हैं रिटर्न जमा कराओ, ये रिटर्न जमा नहीं करवाएगी। क्यों नहीं जमा करवाएगी? क्योंकि इन 4 लोगों को रिलैक्सेशन अवेलेबल है ना, तो इस 4 कैटेगरीज में से ये 4 लोग फॉल कर रहे हैं। विडो यहां फॉल करिए। आगे बताएं, तो यहां तो नहीं फंसी, इन 4 पॉइंट्स में भी नहीं है, तो बस लिखते हैं एक्सेप्शंस इन 4 पॉइंट्स के लिए हैं। यहां आके आइए जरा पहले सफे पे, विडो, ऑर्फन बिलो, नॉन रेजिडेंट और डिसेबल्ड, इनको रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ये पहला सफा था ना? जी जी जी, क्या? हाँ, 500 स्क्वायर यार्ड मैंने दूसरी क्लास में देख लिया था, वो तकरीबन 16 मरले बनता है। चलो अच्छी बात है यार, अगले दिन आगे मान तो लिया ना। अच्छा, आगे चलें। वो बंदा गलती तस्लीम कर लेना तो उसको एप्रिशिएट किया करें। ये जिंदगी का रूल याद रखिएगा, ये नहीं कि ऊपर ट्राई कर दिया करें। तुम हर दफा ऐसे करते हो, हद होगी यार। एक बंदा माफी मांग। अच्छा, तो नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, तू इधर देख, तू इधर देख। अच्छा, हो गया ना तू। अच्छा जी भाई, अगली बात अब ये है कि इसमें से सवाल क्या आता है। तो सवाल इसमें से बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, तो सवाल की इंग्लिश बड़ी टेढ़ी है। सवाल की इंग्लिश आती है, पर्सन्स ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग ऑफ, इम्यूनिटी को रिलैक्सेशन समझ लें, जो मर्जी समझ लें, पर्सन्स ग्रांटिंग रिलैक्सेशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 3-4 नंबर का सवाल आता है, किन लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करानी। अच्छा, क्लास के बाद निकल के कोई बोंगी ना मारिएगा कि एक ही बंदे में ये 4 चीजें पाई जा रही हो। सर, ऐसी विडो जो यतीम हो चुकी है और माजूर है बेचारी और नॉन रेजिडेंट है, ओ हद होगी भाई, ये नहीं है, ये 4 अलग अलग बंदे हैं। एंड नहीं लिखा हुआ तीनों के दरमियान, और लिखा हुआ है। पैसा तो बंदा दुनिया में पता नहीं मिले मुश्किल से, इसमें 4 शराइत इकट्ठी पाई जा रही हो, हद होगी। अच्छा, पता है कोई नहीं होता, आप लोग बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। अच्छा भाई, ये आसान सी बातें रहेगी। पेज 309 पे आ जाएं। 308 छोड़ा हुआ ना, लेकिन 308 में छोड़े हुए के लिए 308 में 2 बातें पढ़ ली थी। 308 में आए 2 बातें पढ़ ली थी यार। जब पहली दफा रिटर्न जमा करानी है ना, तो वो तो 6 बातें थी। अकम्पनीड फॉर्मेट पे होना चाहिए, लिखा होता साइन होना चाहिए, ऑल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वेल्थ स्टेटमेंट होनी चाहिए, फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट होनी चाहिए, और एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए। वो पहली दफा रिटर्न जमा कराने की शराइत है। ये है रिवाइज रिटर्न जमा कराने की शराइत। ठीक है, ये है रिवाइज रिटर्न जमा करवानी है तो अकाउंट्स जमा करवाएं अपने। हो सकता है कमिश्नर के अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, और आप अपने साइन करें और रीजंस बताएं। ये बातें जो नीचे वाली है ना, वो रह गई थी हमारी। अच्छा, अगला सवाल यार, कुछ हमने रिवाइज रिटर्न बनाने के बारे में ना एक टेबल छोटा सा पढ़ा था सेल्स टैक्स में। उस टेबल को इस टेबल से कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि उसकी थीम और इसकी थीम में जमीन आसमान का फर्क है। याद आ रहा होगा शायद आपको, हुकूमत इनकम बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, या इम्पोर्ट, इस किस्म की कोई बातें थी, वो छोड़ें। तो उसको इससे पहले तो बातें कंपेयर ना कीजिएगा, इसकी अपनी थीम है। रिटर्न रिवाइज करने से क्या कमिश्नर की इजाजत की जरूरत है या नहीं? तो लॉ मेकर कहते हैं नहीं, कहते हैं कमिश्नर की इजाजत की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, खुशी से आके करवाएं। अगर रिटर्न जमा कराने के 60 दिनों में आपने रिवाइज करनी है, अगर रिटर्न जमा करवाने के 60 दिनों में आपने रिवाइज करनी है, तो कोई इजाजत की जरूरत नहीं, आप खुशी से आकर रिटर्न जमा करवाएं। ओरिजिनल रिटर्न आपने 30 सितंबर 16 को जमा करवाई। किसने जमा करवाई? 30 सितंबर 16 को। क्या 15 अक्टूबर 16 60 दिन के अंदर अंदर है? सोच लें एक दफा, ये नवंबर है ना, तो ये सॉरी ये सितंबर है ना, तो ये अक्टूबर है, तो 15 दिन के अंदर आ गए आप। तो मैंने क्या लिमिट बताई है? तो क्या मैं इसको कर सकता हूं आपके समझने के लिए इस तरह, विद इन 60 डेज, ताकि समझ आ जाए बात। क्या ये बंदा 60 दिन के अंदर आ गया? ओरिजिनल रिटर्न कब जमा कराई?
30 सितंबर को दिल चाहा जाके क्या जमा करवा दूं? आई कैप में रिवाइज करके पेपर नहीं हो सकता जमा, वो और ही चक्कर है, वो नया ही पेपर देना पड़ता है अगली दफा, ठीक है। तो लेकिन इधर रिटर्न जमा दोबारा, ओरिजिनल रिटर्न कब जमा करवाई? टैक्स पेयर डिसाइडेड टू फाइल विद इन 60 डेज। बोले यस और नो, विद इन 60 डेज, जल्दी जमा करवा दी इसने, तो नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज। उधर थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी सेल्स टैक्स में, कभी जाके अकेले में देखिएगा, दोनों को कंपेयर करके, उधर डिफरेंट स्टोरी थी। अच्छा, इधर टैक्स पेयर डिसाइडेड टू फाइल रिवाइज रिटर्न लेट। लेट का क्या मतलब है? ये जरा दिन देखें, ऐसे गिनने की जरूरत नहीं, जरा अंदाजा लगाएं, ये ज्यादा 60 डेज ज्यादा नहीं बन रहे? अबव लिख देते हैं, हाँ अबव 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा बन रहे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो मेरे ख्याल से कोई 120 से भी ऊपर दिन बन रहे हैं। अब बताएं, आपका लेट जमा कराने का रिटर्न इरादा बना या जल्दी जमा करवाने का? लेट। अब बहुत लेट जा रहे हैं, अब आपको कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत है या नहीं, अब ये बहस है। अब इसमें वही बात जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आती है, अगर आप हुकूमत को फायदा दे दें, यानी आपकी बिजनेस इनकम 8 लाख से 9 लाख हो रही है, तो हुकूमत को, या आपका लॉस कम हो रहा है, या आपका लॉस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यार ये ना दोनों सूरतों में ना हुकूमत को फायदा होता है, ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आता था, तो मैंने ये सफे के एंड पे बनाया हुआ है। यार जिंदगी में बात याद रखना, इनकम बढ़ेगी तो हुकूमत को फायदा होगा, सफे के एंड पे मैंने लिखा हुआ है ये। और लॉस, ये इतना डिम सा नजर आ रहा होगा, किताबों पे सही नजर आ रहा होगा, और लॉस कम होगा तो हुकूमत को फायदा होगा। इसकी लॉजिक समझे, ये टाइमलाइन है, ये जीरो है, ये नेगेटिव्स हैं, ये पॉजिटिव्स हैं। तो इनकम जितनी बढ़ती रहेगी, हाँ बल्कि मैं खड़ा हो जाता हूं, इनकम जितनी बढ़ती रहेगी हुकूमत खुश होती रहेगी। अब मैं जरा चल रहा हूं, बताइएगा लॉस क्या हो रहा है? मेरे चलने से लॉस कम हो रहा है, ये तो अल्लाह के हुक्म से। अच्छा मैं चल रहा हूं तो बताइए लॉस क्या हो रहा है? लॉस कम हो रहा है। तो लॉस कम हो रहा है, चलते चलते मैं जीरो पे पहुंचा, मैं चलते चलते जीरो पे पहुंचा, अब क्या होना शुरू हो गया? लॉस कहां से बढ़ना शुरू हो गया? अब तो इनकम बढ़ना शुरू हो गई है। दोबारा चलते हैं, मैं चल रहा हूं तो क्या कम हो रहा है? लॉस कम हो रहा है। एक वक्त आया मैं जीरो पे पहुंच गया, तो अब क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रही है। तो अगर मैं इस तरफ चलता हूं तो लॉस कम हो रहा है, इनकम, इससे हुकूमत हैप्पी होगी। और अगर मैं ऐसे चलना शुरू कर दूं तो हुकूमत कहेगी चल मुंह उधर कर, मैं कहूंगा नहीं, अब इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। यार ये टुन बैठे हुए हैं सारे इनकम क्या हो रही है? और लॉस बढ़ना शुरू हो गया। तो असल में लॉस बढ़ने से हुकूमत गमगीन होती है। लॉसेस जब हमारे बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो अगले साल के प्रॉफिट्स में से हमने माइनस करने होते हैं, फिर हुकूमत गमगीन हो जाती है। तो याद रखें असूल, बोलें 2 असूल। नंबर 1, इनकम बढ़ने से भी हुकूमत खुश होती है, और लॉस, हत्ता के लॉस कम होते हैं, तो जब जीरो आ जाते हैं ना तो हुकूमत कहती है अब आपकी टैक्स कैलकुलेशन शायद सही है। तो लॉस कम होने से भी हुकूमत खुश होती है, और इनकम। अच्छा हम खड़े कहां थे? अगर 60 दिन के अंदर अंदर आओ तो अप्रूवल की जरूरत, अगर 60 दिन के बाद आओ तो उसमें 2 सिनेरियोज बनेंगे। अगर आप इनकम या लॉस, तो फिर अप्रूवल की जरूरत, फिर तो इमरान खान जप्पी डालेगा आपको। क्यों? क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही है। लेकिन अगर इनकम आपकी कम हो रही है और लॉस आपका, तो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, फिर कमिश्नर से आपको अप्रूवल की जरूरत है। डन। तो बड़ा आसान सा ऐसा। तो बता दें 60 दिनों में अगर चले जाए तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ही नहीं, सिरे से कोई अप्रूवल की जरूरत। अगर 60 दिनों के बाद जाए तो नहीं, बिल्कुल बात ये नहीं, जरूरत नहीं, ये फिक्रा गलत है। अगर 60 दिनों के बाद जाए तो जरूरत है। अगर 60 दिनों के बाद जाए तो 2 सिनेरियो हैं। अगर हुकूमत को फायदा देना है तो जरूरत नहीं है अप्रूवल की। अगर हुकूमत को नुकसान देना है, वो अलग बात है कि हुकूमत को फायदा कैसे होता है, वो इनकम बढ़ने से फायदा होता है या लॉस कम होने से फायदा होता है। अच्छा एक यार और रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ये जो है ना दिन, ये तो मैंने एग्जैक्ट 60 डेज रखे हैं यहां पे। ये मैं दिन जरा काउंट भी कर लेता हूं। 15 जनवरी है ना, तो एक और 60 दिन है, ये कोई और 60 दिन है। जरा 15 जनवरी से आगे मुझे 60 दिन गिनवाएं। 16 से गिनना शुरू करें। 16, 17, 18, 19, 20। इसका एक तरीका होता है 16 से गिना, एक तरीका होता है 31 माइनस 15 का लेटर पे लिख लें। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। 31 माइनस 15 भी का लेटर पे लिखा जा सकता है, 16 से गिना भी जा सकते हैं उंगलियों पे। 16 से 31 माइनस 15 कितना आ रहा है? 16 दिन आ रहे हैं। तो वैसे उंगलियों पे 16 से 31 में गिन के देख लें तो हजरत सली हो जाएगी। 16 दिन आ रहे हैं। जनवरी में 16 दिन, फरवरी में 28 दिन, और मुझे 60 आपने पूरे करवाने हैं। तो मार्च में कितना, कौन सी तारीख बनी? 16। ये ना मैंने एग्जैक्ट 60 डेज लिखे हैं, एग्जैक्ट 60 लिखा है आपने अपनी किताब पे, साथ वाले ने भी लिखा है, गुड। और ये भी लिखा है उसने, ये मैंने एग्जैक्ट 60 डेज लिखे हैं। ये बातें बड़ी आसान है, समझनी जरूर है, ये नहीं कि समझ ना रहे हो। अगर कमिश्नर ने अच्छा आपने इजाजत अब किससे जाके मांगी है?
अगर कमिश्नर ने इजाजत दे दी 60 दिनों में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, कमिश्नर ने खुद इजाजत दे दी है। लेकिन दो सिनेरियो बन सकते हैं। क्या? कमिश्नर चुस्त था, 60 दिनों में इजाजत दे दी, तो फिर रिवाइज रिटर्न वैलिड है, रिवाइज रिटर्न जमा करवाएं। कमिश्नर सुस्त था, 60 दिनों में इजाजत नहीं दे सका, कमिश्नर हैज गिवन द अप्रूवल इन बाय 16 मार्च, कमिश्नर भूल गया, कमिश्नर भूल गया कि मैंने इजाजत देनी है। अब क्या सजा मिले कमिश्नर को? कमिश्नर भूल गया, लिखें कि मैंने इजाजत देनी है, उसे याद नहीं रहा कि किसी ने आके कुछ कहा भी हुआ है। जैसे प्रिंसिपल साहब को आप एप्लीकेशन दे डिस्काउंट के लिए, किसी चीज के लिए, उनको भूल ही गया, कमिश्नर भूल गया कि मैंने इजाजत देनी है, कमिश्नर भूल ही गया बेचारा, 60 दिन तक भूला रहा। अब कुछ नहीं हो सकता भाई कमिश्नर, अब तू मजे कर, अब एज्यूम कर लिया जाएगा कि रिटर्न। एक तीसरा सिनेरियो भी बन सकता है, वो मैंने यहां नहीं बनाया, कमिश्नर इजाजत ही ना दे, फिर तो जाहिर बात है रिटर्न इनवैलिड है। क्लियर? अच्छा, अब मतलब बता दें जरा तसल्ली से दोबारा। जिस सिनेरियो में इजाजत चाहिए वो मेरे ख्याल से यही सिनेरियो है, तो इसी को आगे मैं बढ़ाऊं, बाकियों को तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। इस सिनेरियो को भी मैंने आगे नहीं बढ़ाया, इस सिनेरियो को भी मैंने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि इजाजत की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ने की कहां जरूरत है? जहां इजाजत की, जिस सिनेरियो में मैंने कहा इजाजत की जरूरत है, अगर उस सिनेरियो के अंदर कमिश्नर ने आपको इजाजत दे दी 60 दिनों में, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिटर्न वैलिड होगी। कमिश्नर ने इजाजत ना दी तो ना दी, वो मैंने सिनेरियो नहीं डाला इधर, कमिश्नर ने इजाजत नहीं दी तो ना दी तो ना दी। एक सिनेरियो मैंने और पुट किया है, कमिश्नर ने ना ये कहा इजाजत दे रहा हूं, ना ये कहा इजाजत दे रहा, भूल गया इजाजत देना। अगर 60 दिन आप गुजर गए और इजाजत नहीं मिली आपको, तो अज्यूम किया जाएगा इजाजत और आपकी रिटर्न वैलिड है। डन? पेज 308। ये इट से क्या मुराद है? रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। इट से क्या मुराद है? रिवाइज रिटर्न। पिछले सफे पे आ गया हूं मैं, बीए कराने लगा हूं मैं आपको, ये बीए इंशाल्लाह हो जाएगा 5-7 मिनट में। इट से क्या मुराद है बोले? रिवाइज रिटर्न इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। अच्छा, मोटा मोटा रूल क्या कहते हैं? अप्रूवल चाहिए कमिश्नर की। हाउएवर दिस अप्रूवल, इसको आसान कर लें, क्या लिखेंगे यार इधर? हाउएवर अप्रूवल इज excellent, excellent. However, approval is not required. However, approval is not required. लिख लें इस तरह, आसान कर लें। It is accompanied by approval of commissioner. However, approval is not required if revised return is filed within 60 days. सही है जी? नजर मालूम नीचे। It is accompanied by approval of commissioner. However, approval is not required if revised return is furnished within. अगर रिवाइज रिटर्न आप 60 दिनों में जमा करवा दें तो माय डियर अप्रूवल की जरूरत बोले नहीं है। सही है जी? अगर रिवाइज रिटर्न आप 60 डेज में जमा करवा दें तो अप्रूवल की जरूरत नहीं। ये दो लाइनें मत पढ़ें। तीसरी लाइन, फर्दर नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर, इफ टैक्सेबल इनकम इज, अगर हुकूमत को फायदा दे रहे हैं देन, नहीं ये हाँ ठीक है, मोर देन, और लॉस डिक्लेयर्ड इज लेस देन डिटरमिन्ड, इसको जरा अंडरलाइन करके अभी फिलहाल कुछ और लिख लें, डिटरमिन्ड अंडर ओरिजिनल रिटर्न। अभी सेक्शन 120 नहीं पढ़ा ना? डिटरमिन्ड अंडर ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न की बनिस्बत अगर आप इनकम ज्यादा कर दें तो जी आया नु, लॉस कम कर दें तो जी आया नु। वेलकम। आप पढ़ें, सदा सी बात है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, नो अप्रूवल इज इफ इनकम इज मोर देन ओरिजिनल रिटर्न और लॉस इज लेस देन ओरिजिनल रिटर्न, तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब ये दो बातें जो मैंने पढ़ी, वो दरमियान वाली दो लाइनें पढ़े बगैर जरा मुझे बताएं। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? या खैर मैं पढ़ता हूं। इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। पहला हमने समझा कि कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होती है, पहली लाइन में ये लिखा हुआ था, लेकिन आगे उसने कहा नहीं, हाउएवर अप्रूवल इज इफ रिवाइज रिटर्न इज फर्निश्ड विद इन 60 डेज। दूसरा हमने क्या पढ़ा? नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड इफ इनकम इज मोर और लॉस इज लेस। ये बात होगी। ये बात पढ़ ली, ये बात भी पढ़ ली, इनकम इज मोर और लॉस इज लेस। अब कौन सी बात रहेगी? ये वाली बात रहेगी। तो इस वाली बात में बस वो ये वाली बात अब कर रहा है। फर्दर वेयर कमिश्नर हैज नॉट पास ऑर्डर ऑफ अप्रूवल इन राइटिंग, जहां कमिश्नर भूल जाए, सुस्त कमिश्नर ऑर्डर देना भूल जाए अप्रूवल का, फॉर रिवीजन ऑफ विद इन 60 डेज, 60 दिनों में ऑर्डर देना भूल जाए। ये अलग से 60 दिन है, ये हमारी रिक्वेस्ट के बाद 60 दिन शुरू होंगे। तो फ्रॉम द डेट रिवीजन वॉज रिक्वेस्टेड, कर लें से, फ्रॉम द डेट रिवीजन वॉज रिक्वेस्टेड बाय अस, बाय टैक्स पेयर,
तो फिर क्या assume किया जाएगा? बोले इट विल बी assumed that बोले कमिश्नर हैज गिवन द, तो फिर क्या assume किया जाएगा? कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया। अब असल में ना अगर आप सिनेरियोस के नाम रखें तो मैं आपको लिंक करवा देता हूं फिर। ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया, ये सिनेरियो नंबर 2 हो गया और ये सिनेरियो नंबर 3 हो गया। ये 3 सिनेरियोस हैं। अब मैं ऊपर से जाकर लिंक करवाने लगा हूं 1 2 3। ये सिनेरियो के ऊपर भी लिखा हुआ है 1 2, वो चक्कर में ना पड़िएगा, बस ये नंबरिंग दें 1 2 और 3। डन। अब भाईजान 1 उसने पता है कहां डिस्कस किया है? 1 उसने डिस्कस किया है यहां, और 2 उसने डिस्कस किया है यहां, और 3 उसने डिस्कस किया है यहां। होगी लिंकिंग? चलें इधर ही याद कर लें, आप बैठे बैठे 1 को याद करें। कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, लेकिन कब नहीं चाहिए? जब आप 60 दिन में जा रहे हैं। जब आप 60 दिन में जा रहे हैं तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक सिनेरियो में अप्रूवल की जरूरत नहीं है जब इनकम बढ़ा के जा रहे हो या लॉस, ये वो दूसरा वाला सिनेरियो। और आखिरी सिनेरियो, अगर आपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट कर दी और कमिश्नर 60 दिन में अप्रूव ना कर पाए, ये कमिश्नर के लिए 60 दिन है, हमारे लिए नहीं है, और कमिश्नर 60 दिन में अप्रूव ना कर पाए तो कमिश्नर को क्या सजा मिलेगी? समझा जाएगा कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया, हालांकि कमिश्नर ने साइन करना भूल गया था, लेकिन अज्यूम किया जाएगा उसने साइन कर दी और अप्रूवल उसने दे दी। डन। अच्छा यार, कई दफा ऐसा होता है, ये अगली बात समझ आ गई ठीक है, ना समझ आई कोई मसला नहीं, इसलिए कह रहा हूं आज याद कर लीजिएगा इस बात को। ना समझ आई कोई मसला नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना अभी हमने 121 पढ़े, ना 122 पढ़े, ना 122 ए पढ़े, ना 129 पढ़े, ना 132 पढ़े, ना 133 पढ़े। ये सारे सेक्शन हमने नहीं पढ़े। तो ये सारे सेक्शन पढ़ के एक दफा दोबारा नजर मार लेंगे जरा के, फिर आप कहेंगे हाँ अच्छा ये लिखा हुआ था। लेकिन आज मैं कहता हूं इसको रटा तो मार लें यार घर जाके। अंग्रेजी जरा पढ़े। टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज रिटर्न इज ग्रेटर, बोले वो अगेन हुकूमत को खुशी वाला सिनेरियो है ना। टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज रिटर्न इज, लॉस इन रिवाइज रिटर्न इज लेस, अगेन हुकूमत वाला सिनेरियो है। देन द इनकम डिटरमिन्ड इन प्रीवियस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स और एपलेट अथॉरिटी। ये क्या है यार, ये हमारी रिटर्न से कंपेयर नहीं कर रहा, ये शायद कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद आपका दिल चाहा कोर्ट से भी शायद गलती होगी है, मैं और ज्यादा टैक्स दे दूं हुकूमत को। तो ये कोई आप बहुत ही ज्यादा नेक इंसान है। देन हमारी पुरानी रिटर्न की निस्बत नहीं, ऊपर क्या कह रहा था? ऊपर कह रहा था हमारी पुरानी रिटर्न की निस्बत एज कंपेयर टू, मैंने इसको कटवा के क्या लगवाया था? देन डिटरमिन्ड अंडर ओवर, इधर हमारी ओरिजिनल रिटर्न से ज्यादा हो रहा है ना, इधर किसी और चीज से कंपेयर करे, पता नहीं वो क्या चीज है, हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन पढ़ लेते हैं आज। टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज रिटर्न इज ग्रेटर देन इनकम डिटरमिन्ड इन प्रीवियस फैसला, पता नहीं ये कौन हमारे खिलाफ फैसले किया करेंगे इन चैप्टर्स में। प्रीवियस फैसला इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी ऑफ बियर वगैरह, एपलेट अथॉरिटी कोर्ट वगैरह। तो अगर उनके फैसलों के बाद भी हमारा नेकपन अंदर से जागे और हमारा दिल चाहे और ज्यादा टैक्स जमा कराएं, कहते हैं आज मसला नहीं, आज कोई मसला नहीं। तो कोर्ट में कोई केस चल जाए और बाद में आपका दिल चाहे अगली पार्टी को थोड़े और पैसे देने को, तो हुकूमत कहती है आज कोई मसला नहीं, यानी एफपीआर को और पैसे देने जाके। तो ये जरा याद रहेगा। यहां क्या लिखा हुआ था? देन डिटरमिन्ड अंडर ओरिजिनल रिटर्न, ये मैंने लिखवाया। और यहां क्या है? देन डिटरमिन्ड, इनकम का लफ्ज काट दें, देन डिटरमिन्ड काफी है, द इनकम। और loss in revised return is less than determined in previous order issued by falan or falan authority. If the above condition is not fulfilled, the return shall be considered as, if the above conditions लिखने बल्कि सारी हैं, if the above conditions are, ऊपर वाली सारी, if the above conditions are not fulfilled, तो रिटर्न को क्या समझ दिया जाएगा? The mode manner for seeking of revision shall be prescribed by, छोड़ें, याद करनी लाइन, ये कर लीजिएगा क्या आप छोड़ें। अच्छा अगले सफे पे लाइन है, इसको नहीं काटना। The commissioner shall grant, कमिश्नर का सी बड़ा रखा करें यार, कमिश्नर shall grant approval in case of a bona fide omission or, अच्छा अगला सवाल है कमिश्नर कब इजाजत देगा कब नहीं देगा, ये भी तो मसला है ना। इशू क्या आया था जिसकी वजह से कमिश्नर इजाजत दे? तो जब भी कहते हैं आपकी भूल हुआ करेगी ना, कमिश्नर इजाजत दे दिया करेगा। तो कमिश्नर shall grant approval in case of bona fide, bona fide होती है ऐसे गलती, जानबूझ के नहीं किया आपने, गलती, भोली गलती, भोली पहलवान नहीं, ये भोली गलती। भोली गलती को क्या इंग्लिश में कहते हैं? मासूम गलती, चलें समझ लें, मासूमाना गलती को माफ कर देगा। द कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ मासूमाना, हाँ मासूमाना कर लेते हैं, मासूमाना ये उर्दू वाला है इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के बैठे हैं घर जाके। द कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ मासूमाना ओमिशन और मासूमाना रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे आप कई दफा कहते हैं ना, अगले को मेरे दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ और आ गया, कमिश्नर कहता चल ठीक है, खैर जा भाई ये तो अपना दोबारा ना आएंगे। अच्छा जी, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की शराइत बता दें। रिवाइज अकाउंट जमा करवाएं या रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट जमा करवाएं?
लेकिन अगर कमिश्नर कहते हो रिवाइज अकाउंट्स में चेक जमा, साइन करें और रीजंस बताएं। अच्छा, अप्रूवल कमिश्नर की, उसके अंदर काफी डिटेल से बात होगी। अप्रूवल कमिश्नर की 60 दिनों के अगर अंदर चले जाए कोई नहीं चाहिए, 60 दिनों के बाद जाए तो अप्रूवल एक सिनेरियो में नहीं चाहिए अगर इनकम बढ़ा रहे हैं, दूसरे सिनेरियो में अप्रूवल चाहिए, अगर ना दे तो एज्यूम किया जाएगा अप्रूवल मिल गई। ये तीसरी बात, बस ये 3 बातें। और अगर कभी कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद भी आपका नेकपन जागे और आपका दिल चाहे फिर दोबारा इनकम रिवाइज करूं तो जी आया ना, कोई मसला नहीं। इस पेज पे क्या करेंगे घर जाके, पेज 3 लेवल पे चलें, ठीक है, पेज 312 पे आ जाए। बस अब आज जो मेन टाइम आपने घर में देना है ना, वो ये 3 पॉइंट्स याद करने पे आपको टाइम लगेगा, 60 दिन और ये सारा, और ये कुछ भी नहीं है यार, कैसे बानी सुन लें। वेल्थ स्टेटमेंट कल हम इंशाल्लाह बनाएंगे, कल की क्लास में न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट एक ऐसा सफा होता है जिसमें आपकी जायदाद की लिस्ट आती है। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं बिलावल की, बिलावल के पास कितने एसेट्स हैं, बिलावल की सिंध में कितनी लाइबिलिटीज हैं, अपनी जाती कितने एसेट्स हैं, जाती कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या 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 कमा रहे हैं, क्या क्या वो खर्चे कर रहे हैं, उसके बीवी बच्चे तो उसके हैं नहीं, बीवी बच्चों के या उसके फैमिली डिपेंडेंट्स के, उनके पास जो है कितने एसेट्स पड़े हुए हैं और वो कितने खर्चे किए हैं, और एक रिकॉन्सिलिएशन सी बनती है, वो जमा करवा दे हुकूमत को। तो ये किस किसने जमा करवानी है? वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी होती है हर इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में, और हर एओपी के पार्टनर ने, हर इंडिविजुअल ने और हर एओपी के पार्टनर ने, इन लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है बस। और वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज भी हो सकती है, पढ़ लें कुछ चीजें तो पूछ लें, कल बनाएंगे ना इंशाल्लाह, बातें ज़्यादा समझ आ जाएंगी। पहला जरा याद कर लें वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। द कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल टू फाइल अ, इट विल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या होगा जी? टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बीवी, फर्स्ट करें बिलावल की शादी होगी, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनर चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट्स ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय बिलावल टू एनी अदर पर्सन, हो सकता है बिलावल कोई ऐसे ट्रांसफर कर दे, किसी को तोहफे में दे दे, किसी भी वजह से ट्रांसफर कर दे ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड। ड्यूरिंग द पीरियड क्या मतलब भाई? एसेट अगर किसी को ट्रांसफर करते हैं तो एज ऑन नहीं करते, साल में बार बार करते रहते हैं, तो इधर लफ्ज लिखना है पेपर में आपने ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड को अंडरलाइन कर लें। तो एसेट ट्रांसफर साल में एक दफा करते हैं या बार करते रहते हैं? जिसमें P&L के साथ आप लोग लिखते हैं अकाउंटिंग क्लास में ड्यूरिंग द ईयर, तो एसेट ट्रांसफर्ड बाय बिलावल टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। नोटिस में आमतौर पे साल ही होता है, साल बता देगा कमिश्नर कि इस साल में आपने कितने एसेट ट्रांसफर किए। एंड द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर, जाहिर बात है कितने का बेचा लिखें, कितने का बेचा, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर। कुछ लोग मुफ्त में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ पैसों का ट्रांसफर करते हैं। द डिटेल ऑफ खर्चे, कितने के कपड़े खरीदे, कितने के जूते खरीदे, क्या क्या खरीदा घर में, घर के बिजली के बिल कितने आए, इस सब का रिकॉर्ड बिलावल ने रखना है। The detail of expenditure incurred by person, his spouse, his minor children, and other dependents during the period specified in the notice. Done. एक रिकॉन्सिलिएशन भी कल हम इसकी बनाएंगे। रिकॉन्सिलिएशन क्या होगी? साल के शुरू की जायदाद ले लेंगे, साल के एंड की जायदाद ले लेंगे और मैच करेंगे कि ये दोनों फिगर्स में फर्क किस वजह से आया है, कुछ कमाया होगा, कुछ खर्च किया होगा, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? It will be furnished by the due date specified in the notice. कमिश्नर ने नोटिस देके मांगी थी ना, तो ये जब कमिश्नर आपको नोटिस देगा तब तक आपको फिर जमा करवानी पड़ेगी। किस बंदे ने जमा करवानी है? ये हर पाकिस्तानी बंदे ने जमा करवानी है जो रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं। रिटर्न किसने जमा करवानी है वो कल बहुत डिटेल से पढ़ लिया हुआ है, तो जिसने भी रिटर्न जमा करवानी है उसने सारी डिटेल भी जमा करवानी है। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ, इसके साथ जमा करवाएगा अलॉन्ग विद रिटर्न, जिसने रिटर्न जमा करवाने जा रहा होगा। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द, ये तो लिख लें, अलॉन्ग विद का मतलब भी तो यही था, अलॉन्ग विद को अंडरलाइन करके तो लाइन खींच लें, यही तो मतलब था अलॉन्ग विद का, दोबारा क्यों लिख रहा है ये? अलॉन्ग विद का भी तो यही मतलब था। आपने किसके साथ जमा करवानी है? रिटर्न के साथ। क्या जमा करवानी है? जिसमें क्या डिटेल होगी? एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स ट्रांसफर्ड, एक्सपेंसेस और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन। क्या 4 चीजें ऊपर पड़ी हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स ट्रांसफर्ड। ओके, कैन वेल्थ स्टेटमेंट वंस फर्निश्ड बी रिवाइज्ड? क्या वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दें तो रिवाइज हो सकती है? इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन और अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन अ, अगर आपको कोई वेल्थ स्टेटमेंट में गलती मिल जाए, ही कैन रिवाइज इट, आप इसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं बाय इंटीमेशन टू द कमिश्नर, कमिश्नर को इंटीमेट करके भाई मैं रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट लेके आ रहा हूं। रिवीजन, अब कल हम जब वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न में फर्क क्या होता है। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर द रिसीट ऑफ नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। ये रिवीजन कब तक हो सकती है? ये सारी कहानी याद है? इसके बाद क्या? इसके बाद असेसमेंट ऑर्डर आता है ना। इससे पहले जब मर्जी रिवीजन कर दें कोई मसला नहीं, काटने के बाद रिवीजन करने की इजाजत, घूरने के बाद रिवीजन करनी है कर दें, बार्किंग के बाद रिवीजन करनी है, लेकिन अगले ने काट लिया और आप फिर रिवीजन करें रिटर्न की तो इसकी इजाजत, वो वेल्थ स्टेटमेंट की इसकी इजाजत, तो कब तक रिवीजन हो सकती है? बोले 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 बोले,
नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले, शो कॉज नोटिस से पहले या काटने से पहले? ओ सॉरी, ये पॉइंट हमारा रह गया था। एवरी पार्टनर ऑफ एन एओपी, एवरी पार्टनर ऑफ एन एओपी shall furnish well statement, well reconciliation statement along with the return. अच्छा, if a person discover any omission or wrong statement या well statement, क्या मतलब डिस्कवर द रॉन्ग स्टेटमेंट? बिलावल भूल गया था लाहौर के अंदर भी बहरिया टाउन में उसका प्लॉट है, भूल गया था डालना। वेल्थ अपनी गलत बता दी, या भूल गया था मैंने खर्चे करते हुए जो है वो फला होटल में खाना खाया था, वो मैं बताना भूल गया, तो कोई मसला नहीं। 4% डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन अ वेल स्टेटमेंट, ही कैन रिवाइज इट बाय इंटीमेशन टू कमिश्नर। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर द रिसीट ऑफ नोटिस फॉर, ये कौन सा नोटिस है? नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। आपको काटा जाने लगा है, उस काटने से पहले आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। सर ये क्या होता है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट? भाई बड़ी डिटेल से एक दिन में पढ़ेंगे, 122 डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, रिवाइज वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जाहिर बात है अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज किया है तो ये जो कोई चीज अजीब सी हमने पढ़ी है ये भी तो रिवाइज करनी पड़ेगी। एक तो वेल्थ स्टेटमेंट है ना, और कल एक वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाएंगे, दो चीजें बनाएंगे। तो रिवाइज वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड रीजंस फॉर रिवीजन विल आल्सो बी फाइल्ड। रीजंस तो हमेशा बतानी होंगी। अच्छा, इफ कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिवीजन इज मेड फॉर करेक्टिंग अ मासूमाना ओमिशन, और वही बात अगर कमिश्नर समझे कि मासूमाना गलती हो गई थी, ही विल डिक्लेयर सच रिवीजन एज वैलिड। समझ आ गई? इसको काट दें ब्रैकेट वाली चीज को। तो ये बात और वो रिटर्न वाली बात सेम है। तो कमिश्नर कब आपकी गलती को सही मान लेगा? जब आप साबित करें आके मेरी गलती तो मासूमाना थी। आप कहें मुझे क्या पता यार, मेरे से गलती होगी, बस इंसान हूं, क्या हो गया। दोबारा पढ़ लें, फिक्रा याद भी कर लें। इफ कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिवीजन इज मेड फॉर करेक्टिंग मासूमाना गलती, he will declare such revision as valid. Explanation: well statement cannot be revised after the expiry of, मैक्सिमम कितने साल में वेल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं? 2050 में 2002 की वेल स्टेटमेंट रिवाइज हो सकती है, 2050 में 2002 की वेल स्टेटमेंट। तो वेल स्टेटमेंट कब तक रिवाइज हो सकती है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न जमा करवाई उसकी ड्यू डेट से। हाँ मुझे पता था ये सवाल आने हैं, हर छोटा छोटा एक्सपेंस डालेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा, लोग दो नंबरी करते हैं, एक्सपेंसेस डालते नहीं, एक्सपेंसेस को बैलेंसिंग ले लेते हैं, तो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो बहुत छोड़े अब बात। लॉ मेकर कह रहे हैं एक्सपेंसेस की डिटेल भी अपने पास रखा करो, बहरहाल ग्रॉसरी के बिल वगैरह संभाल के रखो। लॉ मेकर ये चाहते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा यार वेल स्टेटमेंट बताएं कब तक रिवाइज हो सकती है? जरा देखें इधर, किसी को याद है कि मैंने एक दिन बताया था क्लास में कि 30 जून 12 के साल की रिटर्न कब जमा करवानी है? किसी एक को याद हो बता दे। 30 सितंबर 12, इससे आगे 5 साल गिने। तो जिस बंदे ने 30 जून 12 में कुछ कमाया है, रिटर्न कब जमा करवाएगा? रिटर्न के साथ क्या जमा करवाएगा? इस दिन क्या करेगा? रिटर्न फाइल करेगा प्लस वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा। इस दिन तक क्या जमा करवा सकता है? रिवाइज्ड वेल्थ। रिटर्न रिवाइज कब कर सकते हैं? ये लॉ में नहीं लिखा हुआ। लोग कहते हैं लॉ में गलती है, लॉ में एरर है। रिटर्न रिवाइज कब तक कर सकते हैं ये नहीं लिखा हुआ। वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हैं? 5 साल तक। 5 साल कब से गिनना शुरू करने हैं? 30 जून क्या है मेरा? ये कौन सा साल है? 12। छोटी छोटी चीजें हैं, याद करनी है घर जाके तसल्ली से, याद इधर भी हो रही हैं। कितने अरसे के अंदर रिटर्न रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं? 5 साल। 5 साल कब से गिनना शुरू करेंगे? नोट कर लिए? वेल डन। ये ना ये वाला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन वाला, इटैलिक्स वाला। अच्छा, अगर पेपर में सवाल आया कंटेंट्स के वेल्थ स्टेटमेंट के, तो वो फिर कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे? 1 वाला। ओके, बताएं जी। वेल्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज्ड। यार ये अजीब इंग्लिश ना लिखा करें, कैन बी रिवाइज्ड विद इन। अंग्रेजी आसान करें, ऐसे ये बोंगी सी अंग्रेजी लिखी होती है, बंदे को परेशान करती है। कैन नॉट करके इंग्लिश और औखी हो जाती है, इंग्लिश को आसान कर लें। बताएं ये पढ़ें। वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। माशाल्लाह, ये बात होती है मर्दों वाली एहतमामन। चलें यार ये पढ़ के फिर पास पेपर शुरू करें। ये भी वही है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। फॉरेन इनकम है, वही वाली चीजें आपने बतानी है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले मुल्क की बतानी है, बाहर वाले मुल्क की। तो आज 3 चीजें आपने याद करनी पड़ेंगी। एक 60 दिनों वाली बात, एक आपको बात याद करनी पड़ेगी वो वेल्थ स्टेटमेंट वाली चीजें। ये तो मेरे ख्याल से याद हो गई हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में 3 सबसेक्शन थे, 1, 2 और 3। 1 में था क्या क्या जमा करवाना है, 2 में था हर इंडिविजुअल ने जमा करवाना है और हर एओपी के पार्टनर ने, और 3 में था रिवाइज कब तक कर सकते हैं, इस किस्म की बातें।
फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जेन में ले आए, नवाज शरीफ जेन में, अल्ताफ हुसैन जेन में ले आए, जो भी आप पसंद करें, लेकिन अगर नवाज शरीफ रेजिडेंट है तब तो चले मरियम नवाज जेन में ले आए। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन इनकम इक्वल टू और ग्रेटर देन $10,000 एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन एसेट्स विद अ वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन $1,00,000। भाई वो बातें अपनी जगह है कि आपने फॉरेन इनकम अगर वो जो बातें अपनी जगह, रेजिडेंट ने पाकिस्तान और फॉरेन दोनों पे टैक्स जमा कराने, वो बातें अपनी जगह। ये टैक्सेस जमा कराने की बात नहीं हो रही, ये बस हुकूमत को डिटेल जमा कराने की बात हो रही है। तो जिस रेजिडेंट बंदे के, मिसाल के तौर पर सरासिफ का ये दावा है, सरासिफ का ये दावा है कि $11,000 मेरे पास पड़े हुए हैं, बाहर के मुल्क में मैंने कमाए हैं, तो क्या वो फॉरेन इनकम जमा करवाएंगे? तो पढ़ लें सर आप 2-3 पॉइंट। Every resident individual having foreign income equal to or greater than $10,000 having foreign asset equal to or greater than $1,00,000 shall furnish a foreign income and asset statement। ये वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है? फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। आगे चलें जी। इट शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरीफाइड इन द, इट विल गिव पर्टिकुलर्स वही ऊपर वाले क्या, पर्सन्स टोटल फॉरेन एसेट्स एंड, कंपेयर करते हैं यार साथ साथ। इसका पॉइंट 1 क्या था? एसेट्स एंड, इसका भी पॉइंट 1 क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। यार एक बार याद रखिएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन होते हैं। आप तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द ईयर नहीं होते, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन होते हैं। फॉरेन एसेट ट्रांसफर्ड, एसेट्स ट्रांसफर्ड एज ऑन नहीं होते, एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द ईयर। रिपीट हो रहा है पॉइंट। कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। उधर इनकम डिराइव का लफ्ज नहीं था, उधर खाली एक्सपेंडिचर इनकर्ड का लफ्ज था मेरे ख्याल से। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जरा नया लफ्ज है फॉरेन इनकम डिराइव्ड। उधर कौन सा लफ्ज है बोले? एक्सपेंडिचर इनकर्ड। आगे चलें जी। एंड दैट एक्सपेंडिचर होली एंड नेसेसरली फॉर पर्पस ऑफ डिराइविंग साइड इनकम, और साबित करो ये खर्चे उस इनकम के लिए हैं। तो कमिश्नर पॉइंट 2, अगर ये बंदा एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल शेल फर्निश, अगर ना फर्निश करे तो क्या करें? फिर 1 में क्या लिखा हुआ है? ही शेल फर्निश, ना करे तो देख लेते। द कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर टू फर्निश। फिर कमिश्नर कह देगा यार दे दे, तेरी मेहरबानी है, टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। हु इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश इट? हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इट? ये लोग $10,000 से ज्यादा वाले, बट ही हैज फेल्ड टू डू सो। तो बता दीजिए बुरे बच्चे को क्या सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं, सादा सी सजा है। कमिश्नर विल रिक्वायर हिम टू फाइल इट, इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो पॉइंट 2 की हेडिंग दे दें, अगर बंदा खुद जमा ना कराए तो कमिश्नर दे देगा। पहले 1 की हेडिंग दें, खुद जमा करा दे, खुद जमा करा दे, मरियम बाजी खुद जमा करा दें फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट, मरियम बाजी खुद जमा करा दें। और 2 में लिखें अगर 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 खुद ना जमा कराए तो कमीशन नोटिस दे देगा। चलो यार पेज 307, बस काफी हो गया। पेज 307 किस किसने रिटर्न जमा करानी है? ये पेपर में सवाल आता है। इंग्लिश में क्या सवाल आता है? हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। जेन में आ रही हैं चीजें, पास्ट पेपर के सवालों की रिवीजन हो रही है, ये समझ लें। पेपर में सवाल आता है व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज, यार ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे आखिरी चंद मिनट है। हु इज व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट, ये 5-6 बातें पढ़ी थी, साइन वगैरह हो, एविडेंस ऑफ पेमेंट हो। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आज तक नहीं आई, ऊपर वाले 2 सवाल आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ये भी आ सकता है, ये कोई 4-5 दफा पेपर में आया है। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, 4 लोगों के याद हैं। अच्छा, ये सवाल पेपर में 4 और 5 जो है वो आ जाता है अक्सर। इसमें ना 12 महीने वाली रिटर्न जमा करानी होती है, इसमें लेस देन 12 मंथ नहीं है। ये ना ये 12 महीने वाली रिटर्न है, ये लेस देन 12 मंथ वाला ऊपर सिनेरियो कवर हुआ है। जो डॉक्टर, जो इंजीनियर 12 महीने वाली रिटर्न कई सालों से जमा, उसको 30 दिन दिए जाएंगे रिटर्न जमा कराने के लिए। कितने सालों की मांगी जा सकती है ये अलग बहस है, आपको पता है। ये तो बड़ा 6 तो बड़ा पेपर में फौरन पता चल जाएगा। रिवाइज रिटर्न जमा कराने की शराइत, रिवाइज रिटर्न जमा कराने की शराइत।
और ये पता चल जाएगा कि रिवाइज रिटर्न पर कितना टैक्स जमा करवाना है। रिवाइज रिटर्न जमा कराएं तो साथ कितना टैक्स जमा करवाना है। ये जो सेल्स टैक्स से मिलता जुलता डब्बा था। बिजनेस बैंक अकाउंट अलग से सेक्शन आएगा। किन लोगों को इम्यूनिटी दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है रिटर्न जमा करवाने से। पास पेपर के सवालों पे ज्यादा फोकस करें जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद किसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। पॉइंट 2 किसने, इंग्लिश का फिक्रा मैंने ऊपर लिखा है जो पास पेपर में आता है। किसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ, कंटेंट्स को अंडरलाइन करके पर्टिकुलर्स भी लिख लें। व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा यार ये ना एक चीज आपको और बता दूं, अगर पेपर में सवाल है ना किस किसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, तो ये 3 बातें लिख के आइएगा। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एवरी पार्टनर ऑफ एओपी, कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल। ये भी तो पावर है ना। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए किस किसने रिटर्न जमा करवानी है, तो ए बी सी बताएं किस किसने जमा करवानी है। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एवरी पार्टनर ऑफ एन एंड एवरी पर्सन टू हुम कमिश्नर हैज रिक्वेस्टेड। इन 3 लोगों ने क्या जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट। अगला सवाल क्या आएगा बोले, रिवीजन। हाईलाइट नहीं कर रहे आप, रिवीजन। किसकी रिवीजन, भोली गलती हो, मासूमाना गलती हो तो इंशाल्लाह रिवीजन की इजाजत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। और 5 साल के अंदर अंदर रिवीजन हो सकती है। 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 116A। अच्छा किसने जमा करानी है, देखिएगा मेरा सर्कल, किसने जमा करानी है। $10,000 से ऊपर वाले ने क्या जमा करवाने, डन, कंटेंट्स। तो ये पर्टिकुलर्स हो गए और ये पर्संस हो गए जिन्होंने जमा करवानी है। अलग अलग सवाल आ सकते हैं ना, किन लोगों ने जमा करवानी है। किन लोगों में आप ये भी डाल सकते हैं जो बंदा जमा ना कराए कमिश्नर उससे मांग ले, लेकिन असल ये है किन लोगों ने जमा करानी है जिनके $10,000 से एंड और है, और है कोई एक चीज भी ज्यादा हो जाए, या इन दोनों में फर्क क्या है, ये इनकम है और ये एसेट्स हैं। इनकम क्या है सर, सिर्फ सैलरी कितनी लेनी है, एसेट क्या उनकी गाड़ी घर कितना है, ये फर्क होता है इनकम और एसेट्स में। ओके आ जाए वो चैप्टर 25 में। ये मजे का सवाल है ना, बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला। छोटा सा सवाल, एक एडजस्टमेंट नहीं है उस सवाल में, एक भी एडजस्टमेंट नहीं है उस सवाल में, एक टके की एडजस्टमेंट नहीं है उस सवाल में। क्वेश्चन 22, एक एडजस्टमेंट नहीं है इस सवाल में। ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड सेल्स टैक्स रेट 17%। ये एडजस्टमेंट है गलती से सवाल में, एक एडजस्टमेंट नहीं है सवाल में। ये उनका होमवर्क है पेज 526 पे। हो भाईजान चलिए मैं आपको नहीं पता, इसमें जो मेन बात है मजे की वो नहीं पता, वो इंशाल्लाह आप कल करके आए। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, इट विल टेक योर 5 to 10 मिनट्स। चलें यार मेरा मशवरा है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक मेड द रेंडर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स टू ईच ऑफ द अबव पर्सन। टू ईच ऑफ द अबव पर्सन का मतलब क्या है, ओ भाईजान 4 न्यूमेरिकल हैं यार, 4 न्यूमेरिकलियां हैं और विदाउट एडजस्टमेंट्स। परचेजेस और सेल दी हुई है लोगों की, बस ऊपर देखें परचेजेस दी हुई है और नीचे तो 4 न्यूमेरिकलियां हैं। डन। मेरे से शायद गलती ये हुई है कि मैंने चारों को सॉल्यूशन में आमने सामने कर दिया। आप लोग आमने सामने ना कीजिएगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बंदे का न्यूमेरिकल एक सफे पे, दूसरे का दूसरे पे, तीसरे का तीसरे पे। पेपर में कोई मसला नहीं, पेपर में एक सफे भी कर सकते हैं, कोई सवाल एक ही है। लेकिन मेरा मशवरा है रजिस्टर पे 4 सफे अलग अलग, मिस्टर ए का सफा, मिस्टर बी का, मिस्टर सी का, फिर सोल्यूशन से इंशाल्लाह मैच कर लीजिएगा। डन हो गया। कितनी देर में हो जाएगा ये सवाल, टाइम सेट करके कीजिएगा, बहुत ज्यादा एक अपने टाइम रखा है। 25-30 मिनट का सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जाहिर बात है शायद उसने इसलिए टाइम ज्यादा रखा है कि बच्चों ने 4 सफों पे करना है, तो बार बार आउटपुट का लफ्ज, बार बार इनपुट का लफ्ज, बार बार वो सारे लफ्ज, इस वजह से शायद उसने टाइम ज्यादा रखा। 20-25 मिनट में कर लीजिएगा इस सवाल को, और इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, खुद ही जान मार के दाएं बाएं वाले से आपने जो है वो डिस्कस करना है। परचेज और सेल तो दी नहीं, और क्या दिया हुआ सवाल में। अच्छा चैप्टर 24 निकालें। और यार थ्योरी के सवाल तो कराने दे यार, हद हो गई यार, इन चीजों को साथ साथ खत्म करें आप। और कितना फरवरी में डाल लें सारी चीजों को, मेरी कोशिश है 3-4 फरवरी तक आपको फारिग करूं। अच्छा निकालें यार ये, ताकि एक महीना तो होना मेंटली बंदा था। निकालें, अगर 3 फरवरी तक कोशिश करेंगे, 3-4 फरवरी तक फ्री हो जाएं, ताकि अगर न्यूमेरिकल्स की क्लास 1-2 हमें आगे करनी पड़े वो हम कर लें किसी दिन एक बुला के, तो उसके अलावा हम फ्री हो जाएं। अच्छा ये निकालें क्वेश्चन 67 यार, 67 का 2, 67 का 2 और 3 कर दें 60। पहले 3 कर लें आसान। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल। भाई ये सवाल कर रहे हैं साथ साथ सेल्स टैक्स के जो आना एक एक दे रहा हूँ। कितने लोग कर रहे हैं अभी तो, कितने लोगों ने कल किया था, हाथ का करके बताएं। ठीक है, ये अगला वाला बात कराइएगा, ये मत छोड़ेंगे, आखिरी दिनों में टाइम ले लें, आखिरी दिनों में थ्योरी याद करेंगे, न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड
फाइनल एडजस्टमेंट। और थ्योरी देके ऐसे परेशान ना हो जाए, आप जैसे लोगों ने पिछली दफा पेपर दिया और पास हुए हैं, कोई खलाई मखलूक तो नहीं आई थी आसमान से, उनके लिए भी यही सिलेबस, उनके लिए भी यही किताबें थी, अल्लाह का शुक्र है पास भी होके आए हैं और आराम से 60-70% रिजल्ट क्लास का आ जाता है। तो आप चाहे माशाल्लाह 80-90% आपकी क्लास का 100% आ जाए। तो इसलिए चीज़ों को हवा ना बनाए अपने ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड लगे रहें, बस ये है, लगे रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट बोले, खोलें 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 जल्दी, सफा बताएं। सबसे आखिरी, एक्सेलेंट, बिल्कुल भाई ने सही बताया, सबसे आखिरी पेज है, कौन सा है? 477 पे सबसे आखिरी लाइन है, 1 से 1.5 लाइन है या 2 लाइनें हैं मैक्सिमम। मिल गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट, मिल गया आखिरी लाइन। ओके आगे चलें जी, इधर आए। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू में रिकवर द सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग नोटिस। भाई पूरी किताब में, ये अनलकीली ना मेरे पास सफा नहीं है ये वाला, पूरी किताब में सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा है जहां पे लिखा हुआ है नोटिस दिए बगैर टैक्स मांगा जा सकता है। वो सेक्शन कौन सा है? वो मैं सबसे आसान वाली जगह से पकड़ूंगा, चैप्टर 22 का पहला सफा। पहला सफा भी नहीं, चैप्टर 22 किस नाम से कुछ आ रहा होगा आपके सामने, चैप्टर 22 के पहले सफा जहां पे 22 लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा करके, इधर आके मुझे ढूंढ के बताएं सीरियल नंबर 15, सीरियल नंबर 16 और फिर उसकी हेडिंग पढ़ें, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट। तो सेक्शन की हेडिंग्स मैंने इकट्ठी करके एक जगह पे लिख दी हुई है। तो शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस, इसको चलें छोड़ें, किताब में आए 11A खोलें। 11A बताएं जी क्या लिखा हुआ है 11A में? क्या शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवर की जा सकती है विदाउट नोटिस? बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स। तो भाई ये एक ही जगह है पूरे लॉ में जहां लिखा हुआ है शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, हाउ बाय स्टॉपिंग रिमूवल, हाउ बाय अटैचमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांस ये है कि बंदे ने रिटर्न से में लिखा हुए से भी कम टैक्स जमा कराया, ये गलती उसने की थी। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांस। क्लास खत्म हुई।